सनम और आज हम बात करेंगे BTS के बारे में। BTS को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं राइट। द बैंड्स नेम इज बैंगटन बॉयज। इनके नाम पे 25 से भी ज्यादा गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। साथ ही साथ सिर्फ ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को मिला करके इनके 178.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इनके ट्विटर पे सिर्फ 3 घंटे 31 मिनट्स के अंदर 1 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस हो गए थे। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, ये अपनी इकोनॉमी को $4 बिलियन अभी तक कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। दैट मीन्स 0.5% ऑफ द GDP ऑफ साउथ कोरिया। एंड इट इज प्रिडिक्टेड दैट आने वाले 10 सालों के अंदर ये लोग $40 बिलियन कंट्रीब्यूट कर देंगे। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? तो ऑफ कोर्स सी बात है कि हमें इनका बिजनेस जानना था कि ऐसा भी फिर क्या कर रहे हैं ये लोग सारे जने मिलके कि इनका इतना शानदार बिजनेस है और साथ साथ में इनकी स्टोरी क्या है। तो चलो जानते हैं, लेट्स गो। ओके, तो सब बताती हूँ। BTS को किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया और इतना बड़ा कैसे बनाया। तो स्टार्ट करते हैं किसने बनाया से। तो BTS को बनाया हाइब कॉर्पोरेशन ने। हाइब कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी विच चेंज्ड इट्स नेम इन 2021 ओनली, मार्च में। तो पहले इसका नाम था बिग हिट्स एंटरटेनमेंट और मार्च 2021 में अपना नाम इसने बदल करके हाइब कॉर्पोरेशन रख लिया। तो इस वीडियो के लिए हम इसे अभी भी बिग हिट्स एंटरटेनमेंट ही बुलाएंगे। ओके, तो बिग हिट्स एंटरटेनमेंट कौन है? BTS के मम्मी पापा, BTS के पेरेंट्स। तो बिग हिट्स एंटरटेनमेंट वाज द कंपनी जो 2010 के स्टार्टिंग में बैंकरप्ट होने वाली थी। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। दिस कंपनी वाज ऑलरेडी इन द म्यूजिक इंडस्ट्री ओनली। और फिर इन्होंने पूरे मार्केट को रीड किया और इन्हें पता चला कि आजकल का जो यूथ है, मतलब कि 2010 वाला, उनको कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनके शोल्डर पे वो लोग लीन ऑन कर सके। कुछ ऐसा म्यूजिक चाहिए जो जिसके अंदर हीलिंग पावर हो और साथ ही साथ में कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसे लोग चाहिए आर्टिस्ट के तौर पे जिनको साथ में उनको ऐसे ब्रो वाली फीलिंग है, एकदम भाई जैसी, रिलेटेबल लगे थोड़ा। तो उन्होंने पूरी मार्केट रिसर्च करने के बाद एक बैंड तैयार करने का नक्की किया और इस वजह से उन्होंने एक ऑडिशंस अनाउंस किए विच वाज नोन एज हिट इट ऑडिशंस। ये ऑडिशंस 2 साल तक चले। 2 साल के बाद इसी ऑडिशन से ये 7 हीरे निकल करके आए। कौन कौन, मेरे साथ में गाइए। सबसे पहले RM, उसके बाद V, देन जिन, जिमिन, जंगकुक, जे होप और सुगा। ये सारे लोग इन्हें हिट इट ऑडिशंस के थ्रू ही मिले। 2012 के अंदर ये बैंड कंप्लीटली रेडी हो गया था और 2013 के अंदर इन्होंने अपना फर्स्ट डेब्यू सॉन्ग रिलीज किया इन साउथ कोरिया। एल्बम का नाम था टू कूल फॉर स्कूल और इनका जो फर्स्ट सॉन्ग था उसका नाम था नो मोर ड्रीम्स। ये वाला सॉन्ग गजब हिट हुआ। क्यों हिट हुआ? उसकी USP की वजह से। USP क्या थी सॉन्ग्स की? जो लिरिक्स थे उसके अंदर एक नरेटिव आर्क था, इमोशनल डेप्थ थी, साथ साथ के अंदर एक रिलेटेबिलिटी थी और बहुत हीलिंग पावर्स वाला म्यूजिक था, एकदम काफी अच्छा सा। साथ साथ में इन्होंने अपनी जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है अपने म्यूजिक को बहुत इनोवेट किया थ्रू देयर क्रिएटिव कोरियोग्राफी और इनोवेशन इन देयर म्यूजिक और चेंजेस कर इन्होंने धीरे धीरे लेटर ईयर्स तक। अभी इसके बाद क्या हुआ? ठीक है, साउथ कोरिया के अंदर फेमस हो गए, लेकिन जो बिग हिट्स एंटरटेनमेंट था ना, उसका जो मोटिव था वो सिर्फ साउथ कोरिया में फेमस होना नहीं था, उसे वर्ल्ड लेवल पे जाना था, ग्लोबल लेवल पे। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया में उनको जितना प्रॉफिट हो रहा था ना, उसका 8 टाइम्स प्रॉफिट ना उनको ग्लोबल लेवल पे मिल सकता था। इस वजह से उन्होंने एक और एल्बम लॉन्च किया था विच वॉज नोन एज स्कूल लव अफेयर और उसका जो टाइटल ट्रैक था ना, अ बॉय इन लव, दैट सॉन्ग बिकेम वर्ल्ड फेमस। इस सॉन्ग को उस ईयर के अंदर बिलबोर्ड पे 3rd रैंक मिली थी। दैट मीन्स ये वाला सॉन्ग एकदम गजब लो हुआ था। उस वक्त में US का जो म्यूजिक इंडस्ट्री था वो सबसे बड़ा था और उसके बाद 2nd नंबर पे जापान का म्यूजिक इंडस्ट्री था। तो उन्होंने जो जापान का जो मार्केट है उसको टारगेट किया, तो एक एल्बम जापानीज के अंदर लॉन्च किया। ये वाला एल्बम भी गजब फेमस हो गया, तो इस वजह से उन्होंने जापानीज मार्केट एक्वायर कर लिया इस एल्बम के थ्रू। साथ साथ में US मार्केट उनका हो चुका था बिकॉज ऑफ द बिलबोर्ड रैंकिंग और साउथ कोरिया के तो ये लोग हीरो थे ही। तो इसी तरीके से उन्होंने पूरी वर्ल्ड के अंदर अपना एक डोमिनेंस क्रिएट किया डिस्पाइट ऑफ द लैंग्वेज बैरियर।
जो उनके सॉन्ग्स थे वो सारे लोग सुन पाते थे, हम भी जो कोरियन सॉन्ग्स हैं उसको सुन पाते, क्योंकि उनका म्यूजिक इतना प्यारा है, उनकी कोरियोग्राफी इतनी अच्छी है। कई बार इंग्लिश में तो बहुत लेट जाकर उन्होंने सॉन्ग्स बनाना शुरू किया, बट इनिशियली वो लोग कोरियन और जापानीज के अंदर ही सॉन्ग्स बना रहे थे। तो ये सारा स्टोरी था बीटीएस का कि बीटीएस वर्ल्ड लेवल पे पहुंचा कैसे, आपके और मेरे स्क्रीन के ऊपर बीटीएस कैसे पहुंचा और बीटीएस इतना बड़ा कैसे बना। अब बड़ा बनने के बाद सस्टेन करना भी तो जरूरी है, तो बिग हिट्स एंटरटेनमेंट ने ऐसा क्या किया कि उनका बिजनेस भी इतना बड़ा हो गया। तो अभी चलते हैं बिग हिट्स के रेवेन्यू मॉडल की तरफ कि बिग हिट्स का रेवेन्यू मॉडल किस तरीके का है और कहां से बिग हिट्स जो है वो इतना सारा रेवेन्यू कमाता है कि उनके जो 7 मेंबर्स हैं ये लोग, इनका नेटवर्थ जो है वो इंसेनली गुड है। मतलब वो लोग फिलैंथ्रोपी भी करते हैं ना, तो इतने बड़े अमाउंट्स की कि मतलब क्या बताऊं, वो सिर्फ अपना फायदा नहीं कर रहे हैं, वो अपनी इकोनॉमी का, अपने लोगों का, सबका फायदा कर रहे हैं। खैर इकोनॉमी पे हम बाद में चलेंगे, अभी चलते हैं रेवेन्यू मॉडल की तरफ। जो बिग हिट्स एंटरटेनमेंट है उनके रेवेन्यू मॉडल में 6 मेन रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। तो जो सबसे बड़ा है वो है इनके कॉन्सर्ट्स और फैन मीट्स। तो अभी उनका एक कॉन्सर्ट वर्ल्ड टूर चल रहा है विच इज नोन एज लव योरसेल्फ वर्ल्ड टूर। अगर इंडिया में हुआ तो हम भी पक्का जाएंगे। तो ये वाला जो है ये जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो 34% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इट इज अराउंड $134 मिलियन। पिछली बार इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अपने टोटल रेवेन्यू के अंदर। जो सेकंड स्ट्रीम है इट इज नोन एज मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज में सारी चीजें आ जाती है, क्लोथिंग, लाइट स्टिक्स, जो बीटीएस के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो आईपी प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं, ये सारी चीजें मर्च के अंदर जाती है जो फिजिकल फॉर्म में आप ले सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो आता है इट इज नोन एज एल्बम्स एंड म्यूजिक्स। जो उनके जो डाउनलोड्स होते हैं, जितने भी जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट होता है, एल्बम सेल्स के थ्रू होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती है। ये 9% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मीडिया कंटेंट, यानी कि स्पेशल अपीयरेंसेज हो गए, टेडेक्स टॉक्स वगैरह, जो ये चीजें हो गई, इंटरव्यूज हो गए, ये सारी जो चीजें हैं वो इसके अंदर आती है। ये 9% कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद जो आता है वो है आईपी लाइसेंसिंग एंड मिसलेनियस। इन्होंने बहुत सारे आईपीज क्रिएट किए हैं और उसको सेल करते हैं। इट इज इन इनडायरेक्ट आर्टिस्ट इन्वॉल्वमेंट वाला बिजनेस मॉडल, ये आपको अब थोड़ी देर बाद समझाएंगे। इसके अंदर भी बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। ये अभी के टाइम पे अराउंड 13% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग एंड इवेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स करते हैं ये लोग, एंडोर्समेंट्स करते हैं, तो इन सब चीजों की वजह से भी इनको काफी अच्छा रेवेन्यू होता है। 3% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। इस तरीके से ये लोग पैसे कमाते हैं इन जनरल। और अब आप बोलोगे कि यार ये तो सारे म्यूजिक एजेंसीज जो हैं, जो कंपनीज है, वो इसी तरीके से कमाते होंगे, तो बिग हिट्स एंटरटेनमेंट में ऐसा क्या था जो बाकी साउथ कोरियन कंपनीज के अंदर नहीं था? उन्होंने ऐसा क्या किया जो वो इतनी फेमस हो गई और इतना ज्यादा रेवेन्यू वो इजीली जनरेट कर पाई? बिग हिट्स के जो सीईओ है उन्होंने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि कोरोना काल के अंदर जब बाकी सारी कंपनीज लगभग मतलब बैंकरप्सी के कगार पे थी, जब कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे थे, कुछ भी सेल्स नहीं हो रही थी, उस वक्त में बिग हिट्स एंटरटेनमेंट ने रिकॉर्ड लेबल्स सेल किए। कैसे पता है? उन्होंने सबसे पहले इनडायरेक्ट आर्टिस्ट इन्वॉल्वमेंट वाले बिजनेस मॉडल्स जो है वो अपनाए। थोड़े टाइम पहले उन्होंने ये करना चालू कर दिया था इन 2017-18 के आसपास। उस वक्त में उनको काफी क्रिटिसिज्म मिला था कि जब आप लोग इसी चीज को सेल्स पिच बना के सेल कर रहे हो कि आर्टिस्ट का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, तो आप इनडायरेक्ट आर्टिस्ट इन्वॉल्वमेंट वाले बिजनेसेस कैसे कर सकते हो? तो इसके रिस्पांस में उन्होंने बोला कि जो डायरेक्ट आर्टिस्ट इन्वॉल्वमेंट वाले बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट्स हो गए, एंडोर्समेंट्स हो गए, कॉन्सर्ट्स हो गए, जिसके अंदर आर्टिस्ट को खुद रहना पड़ता है, वो पहले उनका 80% रेवेन्यू जो है वो उन बिजनेसेस के थ्रू आता था। लेकिन आर्टिस्ट की जो म्यूजिक आर्टिस्ट अगर इन सारी चीजों के अंदर ज्यादा ध्यान देने लग गए तो वो उनका म्यूजिक प्रोडक्शन जो है उस चीजों को इफेक्ट करेंगे। इस वजह से उन्होंने ये वाले बिजनेस मॉडल्स को अपनाया और साथ ही साथ में इन्हें ग्रो करना भी स्टार्ट किया। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि 2020 के अंदर बिग हिट्स एंटरटेनमेंट ने एक लाइव कॉन्सर्ट होस्ट किया था विच वाज नोन एज बैंग बैंग कॉन द लाइव। तो ये वाला जो लाइव था इसके लगभग 600 मतलब कि 7,56,600 टिकट सेल हुआ है, जिससे कि $20 मिलियन बिग हिट्स एंटरटेनमेंट ने रेस किए। और इसी के हाथों हाथ बाद उन्होंने कुछ टीनी टाइनी करके कुछ डॉल्स लॉन्च किए, जो डॉल्स भी बहुत फेमस है। और अब इन डॉल्स के वो लोग कार्टून कैरेक्टर्स क्रिएट करके एनिमेशन कार्टून्स भी सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जिससे कि काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, जो कि लाइफस्टाइल बिजनेस है, जो ऑलरेडी जो बीटीएस के फैंस हैं उनको एक लाइफस्टाइल दिखाएंगे जो बीटीएस की है। बीटीएस बहुत सारे जो बीटीएस बिहाइंड द सीन्स वीडियोस वगैरह जो होते हैं वो भी रिकॉर्ड करके रखता है, और ये भी प्रमोशंस एंड ऑल के अंदर
यूज़ करते हैं। साथ ही साथ के अंदर BTS ने एक ग्राफिक लिरिक्स की कुछ बुक्स लॉन्च की थी जो हाथों हाथ इन 7 कॉन्टिनेंट्स इमीडिएटली सेल आउट हो गई थी और अमेजॉन बेस्ट सेलर के अंदर आई थी। ऑफ कोर्स सी बात है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इस तरीके से बिग हिट्स जो है वो अपना इनडायरेक्ट आर्टिस्ट इन्वॉल्वमेंट वाले बिजनेसेस बना रहा है और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा भी रहा है ताकि आर्टिस्ट अपने म्यूजिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाएँ। चीज़ों की वजह से आज की डेट में बिग हिट्स का 40% रेवेन्यू जो है वो इन सब चीज़ों से आता है। बिग हिट्स ने आईपी के अंदर बहुत इन्वेस्ट किया है और आईपी सेल्स उन्होंने 484 आईपी प्रोडक्ट्स BTS के बनाए हैं और उन्हें सेल आउट किया, जिससे कि बहुत ज़्यादा बिजनेस क्रिएट होता है। सेकेंड बिजनेस उन्होंने वॉज ओनिंग देयर टेक फुल्ली। उन्होंने कुछ ऐप्स ऐसी बनाई जहाँ पे BTS जो है वो डायरेक्टली अपने फैंस से एंगेज करते हैं, बात करते हैं, लाइव्स करते हैं और अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है वो उन ऐप्स पे शेयर करते हैं। जैसे कि एक ऐप है वीवर्स जो मोस्टली साउथ कोरिया के अंदर चलती है और बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी की तरह है। इस ऐप ने लगभग 10 मिलियन डाउनलोड्स क्रॉस की अभी रिसेंटली। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इनोवेटिव तरीके हैं जिससे बिग हिट्स एंटरटेनमेंट धीरे धीरे करके अपना बिजनेस और साथ साथ में BTS को भी बड़ा बनाता गया। ये सारी चीज़ें हुई कि बिग हिट्स ने किस तरीके से इनोवेशन को यूज़ किया और अपने बिजनेस को बढ़ाता गया। इसके साथ साथ में एक और बहुत शानदार स्ट्रैटेजी हाइब कॉरपोरेशन ने यूज़ किया है। बिग हिट्स को मैं अब हाइब इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि हाइब कॉरपोरेशन का IPO अनाउंस हुआ है। हाइब कॉरपोरेशन ने ऑलरेडी BTS के जो 7 मेंबर्स हैं उनको कुछ ओनरशिप देके उनका जो हाइब कॉरपोरेशन है उसका पार्शियल ओनर बना लिया है और अब जो उनके फैंस हैं वो ऑफकोर्स सी बात है वो चाहते हैं कि वो भी इस कंपनी के इक्विटी खरीदे क्योंकि उनके आइडल्स जो हैं वो वहाँ के ओनर्स हैं। तो ऑफकोर्स सी बात है कि ये IPO ऑलरेडी हिट है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द बिजनेस दैट बिग हिट्स एंटरटेनमेंट डिड नाउ हाइब कॉर्पोरेशन इज डूइंग। हाउ डिड यू लाइक इट एंड व्हाट वर द बिजनेस लेसन्स विच यू गेन फ्रॉम इट? आपको ये स्टोरी कैसी लगी? मतलब कहाँ बिग हिट्स एंटरटेनमेंट जो था वो बैंकरप्सी की कगार पे था और आज की डेट में वो इनसेन प्रॉफिट्स कमा रहा है और उन्होंने BTS को इतना बड़ा बना दिया और उसके अलावा दूसरे आर्टिस्ट को भी संभाल रहा है। मेरे ख्याल से तो इसके अंदर बहुत सारे बिजनेस लेसन्स छुपे हैं। जो बिग हिट्स एंटरटेनमेंट था उन्होंने सबसे पहले मार्केट बहुत अच्छा रीड किया और एकदम पिन पॉइंट जगह पकड़ी जहाँ पे जिस तरीके का अगर वो प्रोडक्शन करेंगे तो लोगों को मासेस को पसंद आएगा। साथ ही साथ उन्होंने एक्सट्रीम ऑथेंटिसिटी यूज़ की, यानी कि वो उन्होंने फैन फर्स्ट मॉडल यूज़ किया और उन्होंने जितना वो ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते थे अपने फैंस को वो उन्होंने प्रोवाइड किया। एक रिलेटेबिलिटी, आर्टिस्ट को किंग नहीं उन्हीं के अंदर से एक रिलेटेबल पर्सन की तरह दिखाया ताकि लोग उनसे रिलेट करें और लोग उनकी बात समझ सकें और एक बहुत अच्छी आर्मी क्रिएट हो पाए। थर्ड बिजनेस लेसन इज गोइंग ग्लोबल। जो बिग हिट्स एंटरटेनमेंट था उसने बहुत जल्दी ये चीज़ मान ली थी कि सिर्फ साउथ कोरिया में रह करके वो बहुत बड़े नहीं बन पाएंगे, इस वजह से वो ग्लोबल लेवल पे गए। नेक्स्ट वन इज इनोवेशन। उन्होंने IP में बहुत जल्दी ही इनोवेट करना स्टार्ट किया और इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया ताकि बहुत जल्दी ही उन्हें IP भी एक बहुत अच्छा रेवेन्यू देना स्टार्ट कर दे। और आज की डेट में हम NFTs की ताकत तो जानते ही हैं। और लास्ट में इनोवेशन एंड फुल्ली ओन्ड टेक। उन्हें पता था कि इतनी अच्छी हमारी आर्मी है कि अगर एक क्लोज नेट ग्रुप अगर प्रोवाइड करेंगे तो वो पक्का से सक्सेसफुल रहेगी। इस वजह से उन्होंने अपना टेक खुद ही ओन किया और किसी और प्लेटफॉर्म के बजाय उन्होंने अपने ओन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया। तो दीज वर द बिजनेस लेसन्स। आपको स्टोरी का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा? मुझे तो ये स्टोरी पढ़ के एकदम मज़ा ही आ गया। मतलब मैं BTS की फ़ैन तो हूँ ही, लेकिन अब मैं हाइब कॉर्पोरेशन की भी फ़ैन बन चुकी हूँ। हाउ अबाउट यू? आप लोगों को 2 और फैक्ट्स बताऊँ तो आप लोगों ने कभी BTS का लोगो देखा है? उसका क्या मतलब है पता है? BTS का लोगो के अंदर एक गेट तरीका, एक ग्राफिक जैसा कुछ बन रखा है। दैट मीन्स फ्रॉम BTS टू BTS आर्मी। और लास्ट में BTS का जो कलर है इट इज़ मोस्टली पर्पल। तो पर्पल क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जो V है ना उसने एक बार एक कॉन्सर्ट के अंदर ऐसे ही बस कह दिया था कि पर्पल इज़ द लास्ट कलर ऑफ रेनबो। तो दैट मीन्स दैट वी विल स्टे विथ यू फॉर एवर। एंड तब से ही BTS आर्मी ने ये यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। I purple you, so we purple you. Okay, we'll see you in the another video. How did you like this video? Do you want more South Korean content? या फिर ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है, किस चीज़ पे हम वीडियो बनाएं, या बात आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। I am Kartika Jalani signing off and this was Money Madhyam. I hope you liked it. Bye. क्या मस्त है फर्स्ट व्लॉग करने का ट्राई किया ना मैंने। अब हम डांस भी कर सकते हैं। We don't need permission to dance.
अपने तो नन्ना नहीं उतने नारे नारे कैसे हो गया